का जो हम लोग का इस वेबिनार का जो एक एम है वो है यूपीएससी टॉक, और हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में जुड़े हैं सचिन सर। तो सबसे पहले सचिन सर का बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम की तरफ से, पूरे व्यूवर्स की तरफ से, पूरे बीएचयू स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सचिन सर, मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। स्क्रीन पे दिख रहे जो मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे हैं कश्यप जी जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, हिंदी ऑनर्स है इनका। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस कराऊंगा अंकिता, और ये है एमएमबी फाइनल ईयर स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे आदित्य जी हैं जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, और उसके बाद है यहाँ पे प्रियंका चटर्जी जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। और सभी थैंक यू। मेंबर्स को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि सर खुद अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दे हमारे सामने। तो सबसे पहले थैंक यू नीरज फॉर योर वार्म विशेस एंड इंट्रोड्यूसिंग मी इन अ शॉर्ट वे टू से सो। तो मेरा नाम जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम सचिन कुमार। मैंने बीएचयू से 2016 से 19 तक ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। और प्रेजेंटली 2019 से 21 बैच में मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ अभी। मैंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद जस्ट 2019 में ही दिया था। जो सीएपीएफ एग्जामिनेशन होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया है। और प्रेजेंटली अभी ज्वाइनिंग इसकी सिलेक्टेड है और कुछ दिनों में ये ज्वाइनिंग होने वाली है। और मैं बिहार के वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ। और मेरी बचपन की पढ़ाई जो है पहले कुछ गांव में हुई थी, उसके बाद मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं आरएएमसी देहरादून एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे से भी मैंने ट्वेल्थ और टेंथ किया हुआ है। तो ब्रीफ में मेरी यही इंट्रोडक्शन है, और जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे तो एक दूसरे को और जान सकेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपका ये बहुत अच्छा इंट्रो रहा। और मैंने इसमें बिहार नाम सुना तो बार बार दिमाग में अब ये चीज अप्रूव होता दिख रहा है कि बिहार में रियल में यूपीएससी के लोग बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा यूपीएससी के लोग आते हैं, और इसमें सर आपने फर्स्ट रैंक लाया, तो कहीं ना कहीं ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे बीएचयू के लिए भी और स्टेट बिहार के लिए भी। जैसा कि सर यहाँ पे स्क्रीन पे जो लोग दिख रहे हैं, ये अपने अपने पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस लेके आए हैं, और इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बाकी बहुत से मास ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इस सेशन की शुरुआत कश्यप जी से शुरुआत करता हूँ। कश्यप जी के जहन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि अपने अच्छे क्वेश्चंस रखें सर के सामने, और फिर उस क्वेश्चन के माध्यम से लोगों के समस्याओं का निवारण होगा। नमस्ते सर, मैं कश्यप कुमार। सर मेरा ये सवाल था कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान सर क्या मुझे प्लान बी या कश्यप जी प्लीज अपना क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। सर यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ क्या प्लान बी रखना जरूरी है? अगर सर हाँ तो इसे सर कैसे मैनेज करें? देखो बहुत कश्यप, अच्छा आपने क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि प्लान भी होना चाहिए कि नहीं। और हाल ही में एक वेब सीरीज भी आया है एस्पिरेंट, जो काफी लोगों ने देखा है, और उसका एक डायलॉग काफी फेमस हुआ है। तो देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको प्लान बी रखना है या नहीं रखना है। ये एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड करता है और आप किस टाइप के पर्सन है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि किसी चीज में वो जी जान झोंक देते हैं, कभी ना इधर की सोचते ना उधर की सोचते, और उसको पा लेते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक जब सेंस ऑफ कंफर्ट रहता है कि नहीं कुछ तो मेरे पास है, तब वो बेटर करते हैं। अब अपने आप को आप पहचानिए कि आपका लाइफ कैसा रहा है, क्योंकि आपने लगभग 20 से 22 साल तो जी चुके हैं। तो इस 20 से 22 साल में आपने कब बेटर परफॉर्म किया है? जब आपका सब कुछ स्टेक पे हो, या जब आपके पास थोड़ा सा कंफर्ट जोन हो तब? ये एक सही सा उत्तर है। जिसके उसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि आप प्लान बी जो है आपका, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टेड होना चाहिए, कि वो आपका जो प्लान ए है उससे रिलेटेड होना चाहिए, खासकर एकेडमिक में बात करें तो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में आप सोचते हैं कि नहीं मैं एसएससी की भी करूंगा, तो ये मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों में मैथ्स रीजनिंग पूछा जाता है, यहाँ पे जीएस ओरिएंटेड है। तो अगर आपका प्लान भी वही है जो यूपीएससी से रिलेटेड हो, जिसमें मतलब जीएस का ज्यादा फोकस हो, जिसमें आंसर राइटिंग के फोकस हो, तो आपका प्लान भी इजिली हो सकता है। और उसके बाद दूसरा ये चीज है कि आप उसमें कितना टाइम देते हैं। लेकिन इन सब के बाद एक जो मेरा फाइनल वर्ड है, कि जब आप यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ या कोई एग्जामिनेशन जो बहुत बड़ा एग्जाम उसकी प्रिपेयर करते हैं, उस समय आप 100% दें। उस समय आप प्लान बी के बारे में मत सोचिए। उस समय जब उस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं,
तो इस तरह करो कि मतलब पता नहीं हो कि आगे कुछ हमें करना है कि नहीं, यही मेरा लाइफ का लास्ट है। और एक और भी सच्चाई है कि अगर आपका प्लान भी मिल भी जाता है ना, तो अगर आपका जब तक प्लान ए नहीं मिलता तब तक आप उसमें लगे रहते हैं। इसलिए अच्छा है कि पहले प्लान ए पाले, प्लान बी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आपके आंसर से मैं समझता हूँ कि जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं अपने आप को, खुद को उसमें सॉल्व कर पा रहे होंगे, अपने समस्याओं को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और कैसर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट जो है वो है प्रियंका जी का। हम लोग चाहेंगे कि प्रियंका जी अपने क्योंकि भाई जनरली गर्ल्स हैं तो अपना एक गर्ल्स क्वेश्चंस होगा जो कि पूरे गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं चाहूंगा कि प्रियंका जी आप अपने क्वेश्चंस को रखिएगा। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रियंका चैटर्जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। सर आज बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, थैंक्स टू नीट सर। और सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपसे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो सर सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद ही अपना एग्ज़ाम दिया था और क्लियर किया है सर, तो हम कैसे कॉलेज स्टडीज़ को और अपने प्रिपरेशन दोनों को बैलेंस करके चलें? बहुत अच्छा Thank you, क्वेश्चन। Priyanka, that you feel great to be talking with me. It's a great honor and privilege for me also. अब जैसा आपने क्वेश्चन पूछा ना कि कॉलेज के टाइम में आप आपकी कॉलेज स्टडीज और यूपीएससी की तैयारी को कैसे बैलेंस करें, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग इन कॉलेज, ही और शी हैज दैट क्वेश्चन इन माइंड। तो देखिए इसका क्या है ना कि आपको एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज आपको डिसाइड करना है ना कि आप एग्जाम कब देने वाले हैं। सपोज ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 1 साल का पीरियड होता है तब वो एग्जाम देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो मेरे अनुसार से आप थोड़ा कॉलेज में न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट्स डाल सकते हैं, बेसिक नॉलेज जीके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप जो मेन फोकस्ड है उसको कॉलेज लाइफ पे भी रखिए तो चलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के इमिडिएटली बाद, यानी मान लो कि आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसी साल आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, जैसे मैंने किया था। मेरा जून में एग्जाम कंप्लीट हुआ था और अगस्त में मैं यूपीएससी की एग्जाम दे रहा था, प्री मेंस और इधर सीएपीएफ दे रहा था। तो अब मेरे पास तो कंफर्ट नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन को एंजॉय कर सकूं, कुछ दूसरी तरह से कर सकूं। तो मैंने क्या किया था ना कि प्लानिंग सही किया था। और कहा जाता है ना कि इफ यू प्लान बेटर देन यू कैन अचीव मेनी थिंग्स विच यू डोंट इवन नो। तो मेरी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली, जैसे कि एनसीईआरटीज पढ़ ली। ग्रेजुएशन का जब मैंने सेकेंड ईयर हुआ तो एनसीईआरटीज को थोड़ा रिवाइज करे, जो रेफरेंस बुक होता है लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग, और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको कर लिया। और जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने और उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करने और मे बी सभी चीजों को रिवाइज करने के सिवाय कुछ और दूसरा काम नहीं था। तो इस तरह से मैंने चीजों को बेटर प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन में ही मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए, वन ऑफ द टॉपर्स में था। और इधर यूपीएससी का दिया, उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। तो यही है, प्लानिंग अगर आप अच्छे करें और साथ साथ में ग्रेजुएशन को आप मिस ना करें। क्योंकि ग्रेजुएशन मूवीज में भी देखते हैं कि ग्रेजुएशन का कितना एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा हो, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। अगर आप 20 साल बाद देखोगे तो ठीक है, आपका फर्स्ट रैंक में हो गया, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में कुछ मस्ती भी नहीं की, घूमे नहीं, थोड़ा सा एंजॉय नहीं किया, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो भी सही नहीं होगा। इसीलिए मेरा एडवाइस है ना कि आप चीजों को बैलेंस करके चले, और आपके पास अगर प्लानिंग हो और आप उसमें डिसिप्लिन हो तो दोनों चीज को इजिली मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर, बहुत अच्छा आपका ये आंसर। आई होप कि प्रियंका और प्रियंका से रिलेटेड जितने लोग के पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनका ये समाधान हुआ होगा। और अभी हमारे पास एक बड़े ही होनहार छात्र हैं आदित्य जी। और मैं इनके बारे में बता दूं सर कि आदित्य जी ऑलरेडी फर्स्ट रैंक होल्डर रहे हैं ईडब्ल्यूएस इस बार के 2020 बैच के आर्ट्स फैकल्टी में, तो इवन सोशल के भी। तो मैं चाहूंगा कि आदित्य जी अपने क्वेश्चंस को रखिएगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू सर। और हाँ उसके बाद आदित्य जी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है। सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। और मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम जो है कह सकते हैं कि हम अभी आजकल का टाइम ये कोविड का चल रहा है, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है।
सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन, व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज नाउ डेज वी आर सीइंग दोज हु आर वेरी स्टडियस इन देयर स्टडीज, nowadays they are also lagging in their studies, and sir again at the same time बहुत सारे जगह पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं जिसे हम कह रहे हैं माइलस्टोन क्रिएट हो रहा है। सो हाउ टू डील विद दैट सर, कि ये इमोशनल ब्रेकडाउन है, यहाँ पे हेल्थ सिचुएशंस ऐसी हैं ओवरऑल सर पूरे सिनेरियो में कैसे, जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा, आई थिंक आपके कुछ डीकेटी या फिर मैंने कहीं सुना भी ऐसा है कि आपने बताया कि जैसे कि सर मैंने उसको पूरा देखा और इसलिए मैं थोड़े ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपने वहाँ पे बताया, जिक्र किया है कि जैसे आपकी जो बीएचयू की जो साइबर लाइब्रेरी थी और सेंट्रल लाइब्रेरी थी वो बहुत टाइम तक आपका दूसरा घर हुआ करता था, जो अगर मैं एक्चुअली वो सबका हुआ करता है, पीएचडी में जो भी पढ़ता है जनरली लोगों का वो घर ही हुआ करता है। तो सर मैं इन पूरे परिप्रेक्ष्य में मैं आपका ओवरव्यू कह सकते हैं, मैं आपका सर राय जानना चाहूंगा, आपके मार्गदर्शन पाना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे समय में जो है अपने आप को आगे बढ़ाएं कि जीवन भी चलता रहे और हमारे जो एकेडमिक कैरियर है उसमें भी हम दिन प्रतिदिन कह सकते हैं उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें सर। Thank you, Aditya, and many congratulations to you for getting the first rank in your respective category. See, Aditya, you said that in lockdown we faced so many problems, and how can we handle those many problems? We do not have motivation. Sometimes we feel like how can life be so difficult? So, see, the question is not about to be motivated. The question is about to be get you yourself started. And it is said that the motivation can get you started, but it is the discipline which will get you going. So it is important that you realize as to how this time is important and vital for you. क्योंकि ऐसा है ना कि आपके साथ ही नहीं हो रहा है कि ये लॉकडाउन है, ये तो पूरे इंडिया के साथ है और साथ साथ में देखें तो पूरे वर्ल्ड का है, ग्लोबल ग्लोबल पैंडेमिक है। तो इसमें ना मोटिवेशन का एक है कि मोटिवेशन आपको इनिशियली स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या है ना कि आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे आप किसी ने बताया कि मैं लाइब्रेरी में कंटिन्यूसली रहता था, तो आप लाइब्रेरी जाते हैं तो क्या होता है, आपको एक माहौल मिल जाता है एंड यू गेट अ रूटीन दैट यू हैव टू रीच लाइब्रेरी एट 8 o'clock maybe by 8:30, otherwise you will not get a seat. All those who have been going to cyber library, they know this fact that if they reach even half an hour late then they will not get the seat. तो उसके कारण आपको एक मोटिवेशन होता है कि आप टाइम पे पहुंचे, और फिर आप देखते हैं कि आसपास में सब कोई पढ़ रहा है तो एक आपको माहौल बन जाता है कि आप पढ़े। अब ये हमारे लॉकडाउन में हमारे पास ये चैलेंज क्या है ना कि हमें मोटिवेट भी खुद ही करना है, डिसिप्लिन भी खुद ही करना है। अब ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि बहुत लोग मोटिवेट नहीं कर पाते, अगर कोई मोटिवेट कर लेते हैं तो डिसिप्लिन नहीं आता है। तो मैं इसके लिए क्या सजेस्ट करूंगा ना कि आप, जैसे मैं एक डायरी राइटिंग करता हूँ, हर दिन सुबह उठता हूँ और मैं एक कोटेशन या एक पोएम पढ़ता हूँ और रात में सोने से पहले एक पेज डायरी राइटिंग करता हूँ, ताकि मैं खुद अपने एक दिन को इवेल्युएट कर सकूं कि मैंने क्या किया और क्या किया सकता था। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है ना कि आप अपने फ्रेंड से बात करें और कुछ ना कुछ कंपटीशन में, कुछ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते रहे। जैसे सपोज अभी आप लोग मुझसे गूगल मीट के थ्रू जुड़े हुए हैं, अब अगर आप मुझसे कुछ बात करते हैं, कुछ आपको चीजें अच्छी लगी, तो एक दो दिन तक तो मोटिवेशन रहेगा, यार वो भैया ने कह दिया, मतलब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हाँ ऐसे जी। क्या है ना कि आपको अब लॉकडाउन में तो आप मे बी सेमिनार में नहीं जा सकते, क्लासरूम नहीं जा सकते, लेकिन एक वर्चुअल आप कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव माहौल, कोई डिस्कशन कुछ तो कर सकते हैं ना। अगर ऐसा आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका एक दूसरे को देख के मोटिवेशन भी बना रहेगा और साथ में आप में एक रेगुलरिटी भी आएगी। तो अगर आपको कुछ एग्जाम देने हैं तो आप उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप लोग 10 लोग टेस्ट दीजिए, फिर देखिए एक दूसरे का मार्क्स। एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट रहता है, और अगर आप कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट आप में नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए कंपटीशन को बरकरार कीजिए। कुछ मोटिवेशन के लिए पोएम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हिंदी इंग्लिश में अच्छे अच्छे पोएम्स है, कोटेशंस है। मैं एक कोटेशन डेली पढ़ने से पहले अपने नोटबुक में लिख लेता हूँ, तो मुझे माइंड में रहता है एक चीज नया भी मैं सीख रहा हूँ, साथ साथ में एक माइंड में फोकस भी बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें किया जा सकता है, और ये तो रियलिटी है कि द टाइम इज टफ, बट व्हेन इट गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, यू नो दिस वेरी फेमस कोटेशन। तो जो टफ होंगे ना वही इसमें से एक बेटर इंडिविजुअल के रूप में वापस आएंगे, और उन्हीं का मतलब वो बेटर करेंगे एकेडमिक लाइफ में। दैट्स द रियलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सो मच। हाँ, आदित्य का ये क्वेश्चन जो था बड़ा ही अच्छा था। कहीं ना कहीं सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है
कि मेरे से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इस समय बच्चे सच में पैंडेमिक की वजह से बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं मेंटली बहुत प्रेशर लेकर चल रहे हैं कि हमारे कॉलेज नहीं ओपन हो रहे हैं। बेसिकली सर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 सालों का कि बीएचयू को लोग लिखते हैं बीएचयू इज ड्रीम, लोगों का बीएचयू को सपना मान के चलते हैं, और ऐसे में उन्होंने मेहनत किया है। जैसे स्क्रीन पे आपको आदित्य और प्रियंका दिख रहे हैं, अब इन लोगों ने, इनके जैसे बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद और अभी तक उनको उस गेट तक मिलने जाने का मौका ना मिला हो, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर एक वो एक पेन होगा, एक दर्द होगा। बाय द वे अभी सर ने जो बात बताई कि इसको हम लोग अपने कुछ करिकुलर एक्टिविटीज से बिजी करके, अपने आप को बिजी रख के, जैसे पोयम हो गया, जो भी स्किल है आपके पास, स्टोरी राइटिंग हो गया, डायरी राइटिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इवन वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा आपका ये बात हम लोग को, आई आई होप कि बाकी बच्चों को भी काफी काम आएगा। तो आप लोग अपने आप को बिजी रखिएगा गाइस, और हाँ, लाइक करते रहिएगा, उसको शेयर करते रहिएगा। बाकी आगे भी हम लोग बातें करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, यहाँ पे एमएमवी से जुड़ी हुई हैं अंकिता जी। तो अंकिता जी के बारे में बता दें कि एनसीसी कैडेट भी हैं, और इन्होंने हाल ही में सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई किया है। कहीं ना कहीं इनके पास भी एक बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि अंकिता जी आप अपने क्वेश्चंस रखिएगा। जस्ट ए मिनट नीरज, जय हिंद सर। हाँ आई लाइक टू गिव सम एडवाइस। हाँ जी लेकिन सर। हम लोग क्वेश्चन आंसर तो कर रहे हैं, साथ साथ में ना कुछ एक हम लोग अपने टॉक का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हो ना, जो जब भी लेट में देखे, तो उनके पास कुछ माइंड में फ्रेमवर्क हो कि पहले वो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मे बी लास्ट में वो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। या हाँ जी। हम लोग ये ऐसा ही कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर ही कंटिन्यू करके पूरा एंड कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चरिंग जब हमारे पास रहेगा, तो मे बी हम लोग इस वेबिनार को अच्छे रूप से डायरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू से रिगार्डिंग दैट? ओके सर, आप सही बोल रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करें फिर उस तरीके से भी। तो मेरा सजेशन क्या है ना, कि मे बी वी कैन टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस, मे बी 2-3 मोर क्वेश्चंस, एंड देयर आफ्टर वी शुड फोकस पार्ट वाइज, लाइक हाउ टू prepare during college, some doubts regarding lockdown. Otherwise what is happening, this is happening in a haphazard way. तो जो व्यूअर्स देखेंगे भी ना, तो उनके माइंड में कुछ एक फ्रेमवर्क नहीं बन पाएगा, या कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या हमें किस चीज के रूप में डिस्कस करना है। ओके, तो अंकिता के क्वेश्चन सुनने के बाद फिर हम लोग उसको उस तरीके से हैंडल या किया या जाए। फर्स्ट विल टेक हर क्वेश्चन, देयर आफ्टर विल ओके। स्ट्रेटेजाइज। ओके, हाँ अंकिता कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। हाँ अंकिता ऑडिबल, इज ऑडिबल, सो प्लीज कैन कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चन। ओके, हेलो सर, मेरी वंस आवाज आ पा अगेन रही है? अंकिता ऑडिबल, सो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जय हिंद सर। सर हाउ आर यू? हाँ सर, अंकिता का अभी, अंकिता थोड़ा सा आप लाउड बोलो, और हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो आप मेनी ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करोगे तो शायद वो विजिबल हो जाए, ऑडिबल हो जाए। ओके, अगर नहीं पॉसिबल है तो ओके, अभी हो सकता है अंकिता का नेटवर्क नहीं सही हो, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अंकिता के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, नो नो इशू। अच्छा, तो अभी जैसा कि सर ने मेरे को सजेशन दिया कि हम लोग क्वेश्चंस वाइज इसको कंटिन्यू करें, और जिससे कि बीच में जो बच्चे आ रहे हैं, जो बाकी व्यूअर्स बीच में आ रहे हैं, उनके भी डाउट्स क्लियर हो। तो बाय द वे अभी आपने व्यूअर्स का नाम लिया है सर, तो मैं व्यूअर्स के साइड से भी कुछ क्वेश्चंस रख देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत अच्छे बीएचपी पाठशाला को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। अभी आपको करंटली स्क्रीन पे अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जतीन है, सचिन है, जानवी है, अंजलि है, सुरभि स्वराज, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंटिन्यू वॉच करते हैं। तो इनके बिहाफ में एक क्वेश्चन रखूंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि 10+2 से ही यूपीएससी फोकस करना चाहिए? Again, a very good question. See, this question has to be answered in a perspective. So, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है ना कि यूपीएससी है, उसका एक बहुत हुआ रहता है मार्केट में। कुछ लोग तो कहते हैं कि 9-10 से स्टार्टिंग कर दो, कुछ तो कहते हैं कि नहीं, बचपन, लोग जब बच्चा है 4th-5th में है, तभी से बहुत सारे पेरेंट्स है वो सपने दिखाने लगते हैं। खासकर हमारी सोसाइटी में होता है रिस्पेक्ट, मूवी में देखते हैं तो आईपीएस, और ऐसे है तो हम्म। वहां पे हमारे यहाँ पे डीएम या कलेक्टर, बहुत चाम होता है इसका।
तो इसी कारण पेरेंट्स है या हमारे जो फ्रेंड्स है, सीनियर्स है, बहुत ही अर्ली स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करने लगते हैं कि यू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो बेसिक जो चीज क्या है ना, कि आपको अपनी स्कूलिंग अच्छी करनी है, ताकि स्कूलिंग में आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो इंग्लिश, कोई भी हिंदी, जो भी लैंग्वेज उस पर आप कमांड करते हो, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस सोशल साइंस पढ़ते हो, वो आपको जीएस के रूप में हेल्प करता है। और ग्रेजुएशन में बेसिकली आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट में किसी में आप स्पेशलाइज करते हो। तो आपने सपोज आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लिया पॉलिटिकल साइंस, या आपका सब्जेक्ट ले लिया सोशियोलॉजी या फिलोसफी। अगर आप ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े हो, तो वही सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल के रूप में काम आ जाता है यूपीएससी में। हाँ जी तो सर। वहां पे आपको एडवांटेज क्या है कि आपने एक सब्जेक्ट को 3 साल तक बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब जो बेसिक क्वेश्चन है ना, कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कैसे इसको रीओरिएंट करें ताकि हमारा बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस हो सके आपके एग्जामिनेशन में। हाँ तो जी। मेरे हाँ जी। हिसाब से एक हमारे लाइफ का भी ना एक पीरियड होता है, अभी तक हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दे पाते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, कि अ सेंस ऑफ रिडंडेंसी, अ सेंस ऑफ लेथार्जी स्टार्ट्स कमिंग इन। तो बहुत लोग है ना, बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जब उनका रियल टाइम हो, यानी जब उनको एग्जाम देना हो, तो इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उसी बुक को इतनी बार पढ़ चुके हैं कि उन्हें मजा नहीं आता पढ़ने में, क्या मोरल पढ़ डाउन रहे हो हैं। जाता है। मोरल डाउन, वेरी राइट। तो इसीलिए ना आप पहले से न्यूज़पेपर्स पढ़े, क्योंकि न्यूज़पेपर फाउंडेशन है, आपकी करंट अफेयर्स स्ट्रांग रहेगी। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस चीज को भी आप पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से पढ़े, वही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूलिंग कर रहे हैं तो स्कूलिंग अच्छे से करें, आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। और जो एक्चुअल प्रिपरेशन है ना, वो मेरे हिसाब से लास्ट 1.5 ईयर और मे बी 2 ईयर्स में ही करना चाहिए। और 1 ईयर हाँ, लीस्ट पॉसिबल उससे वो टाइम मैं कहूंगा, मैक्सिमम 2 ईयर। उससे ज्यादा अगर आप एकदम सीरियस प्रिपरेशन को एक्सटेंड करते हैं, तो फिर चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मतलब डर है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को कहीं कहीं डिमोटिवेटेड हो जाए, हो सकता है, या फिर वो एनर्जी डाउन हो जाए। तो वो एनर्जेटिक फॉर्म रहेगा अगर हम लास्ट 1 एंड 2 ईयर्स में हम लोग को प्रिपेयर करते हैं तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर कि अभी हम लोग के जो क्लासेज हैं पूरी की पूरी, ये बस 10,000 12,000 की मोबाइल में सीमित हो गई है। हम लोग पूरा पूरा इसी को ओरिएंटेड होते हैं, और इसमें एक नहीं बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं। इवन इसमें व्हाट्सएप होता है, जिससे हम लोग अपना ये वेबिनार कर रहे हैं, गूगल मीट भी होता है, और इसी में ऐप भी होता है, इसी में बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया होते हैं। ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी है। आई होप कि स्क्रीन पे जो लोग दिख रहे हैं इनके साथ भी ऐसा होगा। तो आप इसको अपने टाइम पे कैसे मैनेज कर पाते थे कि सोशल मीडिया के साथ आप अपनी स्टडी, दोनों टास्क कैसे आप हैंडल करते थे? नीरज, ये तुम्हारा और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं, मेरा ही प्रॉब्लम है एक्चुअली, सबका प्रॉब्लम हम लोग में से। खासकर हम लोग जो मिलेनियल्स है, 1990s बॉर्न, वो उन लोग में से, हम लोग का जनरेशन में स्टार्टिंग से ही ये सोशल मीडिया आ गया, और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वी कैन नॉट लीव इट। तो ये सबका प्रॉब्लम है। तो एक अप्रोच है ना, कि आप पूरी उसको रिलैंग्विश कर दे और आप बस पढ़ाई करें, ताकि आपका सोशल मीडिया छूट जाए। दूसरा अप्रोच है कि उसको बैलेंस करके चले, कि जो आपका है सोशल मीडिया, उसको भी आप कभी कभी देख ले रहे हैं, और कभी कभी आप मतलब जब आप पढ़ना चाहें तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। लेकिन ये थ्योरेटिकल और आइडियल आंसर है। अब प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से ना, आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन जिसको मैं यूज करता हूँ, उसका है योर टाइम करके, योर आर करके एक एप्लीकेशन है। तो उसमें आप किस ऐप पे कितना टाइम अपने मोबाइल फोन में दे रहे हो, वो आपको रिकॉर्ड करता है किस टाइम से किस टाइम तक। तो जब आप मान लिया आपने यूज कर लिया, फिर आप रिफ्लेक्ट करते हो, तो देखते हो कि कब किस टाइम में आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो उसके अनुसार आप कर सकते हो। बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा जो आपको एप्लीकेशंस के टाइम लिमिट कर देता है। और उसके बाद आप एक कोई पासवर्ड लगा दो, जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको फ्रेंड को बता दो, आप अगर आप घर में हो तो आपके सिस्टर ब्रदर किसी हो उसको बता दो, ताकि अगर आपने मान लो कि आपने व्हाट्सएप 15 मिनट्स यूज कर लिया, उसके बाद आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। और उसके साथ अगर, मेरा तो मानना है कि जब आप फोकस्ड, यानी आपकी 1 ईयर जो मैंने बोला यूपीएससी की जब की तैयारी है, तो आप फोन को बहुत ही लिमिटेड रखो। किसी को मान लो कि एक टाइम बना लो कि सुबह में 7 बजे से 8 बजे तक मैं यूज करूंगा, उसके बाद मैं अपने मम्मी को दे दूंगा, पापा किसी को दे दूंगा, और मेरे पास उसके बाद फोन नहीं होगा। मेरे साथ भी वही कहानी, इसीलिए मैं हमेशा, आप बोलते थे कि 7 AM मैं टाइम क्यों रखता था, तो एक्चुअली ये मेरा टाइम है जब मैं फोन यूज करता हूँ। उसके बाद 8 o'clock और 8:30 के अराउंड में घर में अपने बहन है उसको दे देता हूँ, और फिर मैं अगले दिन ही फोन को लेता हूँ।
अब ये एक कुछ प्रैक्टिकल वाह, टाइप से टफ वंडरफुल। टफ है, काफी सरप्राइजिंग लेकिन है, हम लोग तो कभी इसको आप कर सकते प्रैक्टिकली हो। करना भी चाहेंगे तो होगा कि नहीं क्या पता। कोशिश करेंगे भैया कि ये आपका ये वाला, मैं इसको एक दिन प्रैक्टिकली, वैसे मैं मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बाकी मेरे से पीछे जो बाकी लोग हैं, जो मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन्स व्यूवर्स जो हैं, आप सभी लोग को आई थिंक, जो स्क्रीन पे भी लोग हैं, जो लोग अभी कमेंट्स कर रहे हैं, ये लोग जरूर फॉलो करें। प्रैक्टिकली एक दिन टास्क लो। मैंने बचपन में एक और मेरे को याद आ रहा है, एक मैंने हिंदी में कोई पढ़ा था कहानी, उसमें था ऐसे ही कि स्कूल में टास्क दिया जाता था, ब्लाइंड बनने का, लैम्प बनने का, ऐसे टास्क हुआ करते थे, और उसमें एक एक दिन क्या करते थे स्टूडेंट, जैसे लंगड़े का रोल करते थे, इसलिए कि प्रैक्टिकली उसको फील कर सके। तो मैं चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए करके देखो, अपनी मोबाइल अपनी मम्मी को दे दो, और उस दिन का पूरा दिन नोटिस करो कि आप कैसा फील करते हो, और आप कमेंट्स करके भी बताना बाकी वीडियोस में, आज इसका नया सीरीज आएगा तो उसमें कि आप लोग को ये प्रैक्टिकली किया था कैसा लगा। अच्छा, मीन्स ओवरऑल आपकी बातों से सर एक बात तो समझ में आया कि सोशल मीडिया आपको ना चलाए, आप सोशल मीडिया को चलाओ। कहने का मतलब ये हो गया कि सोशल मीडिया ऐसा ना हो कि लत हो जाए, उसका एडिक्शन हो जाए, आप ना चाहते भी वो ऐप को ओपन करके बैठे हुए हो। तो ये बहुत अच्छा लगा, और आपका जो ये प्रैक्टिकली चीज बताया, ये अगर ऐसा किया जाए तो एकदम श्योर है कि आदमी इस चीज को इस पे मतलब एक तरह से विक्ट्री पा सकता है, विजय पा सकता है मोबाइल के ऊपर। अच्छा, इसी के साथ साथ सर एक और क्वेश्चन मेरा नीरज, रहेगा I'll कि, add just one point here. हाँ See, ओके सर। when you appear for a tough examination like UPSC, in which lakhs of aspirants are appearing, then the first thing which you have to accept that this is a very competitive examination and it is a do or die situation. और इस समय अगर आप फॉल्टर करते हो ना, तो आपको पूरे लाइफ में भी रिपेंड करना पड़ता है। तो अगर आप किसी चीज जो बहुत टफ है उसको पाना चाहते हो, तो आपको कुछ टफ डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा ना। अगर इतना ही आसान एग्जैक्टली। होता कि एंजॉय करते ही ये सबको हो जाता, तो फिर तो हर कोई पास कर जाता ना। तो ये तो रियलिटी है। हाँ, आप जैसे यू आर इन्वॉल्व इन BHU पाठशाला विच इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क, तो आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तो आपका एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स है उनका तो टाइम होता है ना, कि मैं भी यूट्यूब पे भी वीडियो देखना है तो एक टाइम होगा, 2 घंटे देखेंगे, उसके बाद पूरे दिन तो उसको नहीं देखेंगे ना। उस टाइम उसको आप टाइम फिक्स कर ले कि 5 बजे से, सुबह 5 बजे से, मे भी 7 बजे या तक, या 8 बजे, जितना भी आपको टाइम हो उतना यूज करेंगे, उसके बाद आप कहीं रख देंगे। तो जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स है उसके लिए तो ये वैलिड है और किया जा सकता है। हाँ, टफ जरूर है, लेकिन जो टफ काम करेगा उसका ही तो सिलेक्शन होगा ना। हर कहानी तो यही पे है। हाँ एग्जैक्टली, अब कुछ पाने के लिए तो खोना पड़ेगा, और यहाँ तो बहुत बड़ा चीज पाने वाली बात हो रही है, तो छोटी मोटी चीजें तो हम लोग लॉस कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था, ये थोड़ा पर्सनल है, खासकर BHU से रिलेटेड है। हम लोग, मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, सब लोग BHU के, यहाँ पे स्क्रीन पे जितने लोग हैं सब लोग BHU से ही हैं, और कुछ सब लोग करंट हैं, आप मास्टर में हो, हम लोग यूजी में हैं। ये आप अपने टाइम को कितना एंजॉय करते थे? ये मतलब जनरली हम लोग तो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, VT है तो लाइब्रेरी को भी हम लोग एंजॉय में ही ले लेते हैं, ग्राउंड में बैठ के बातें करना, धूप लेना ठंडी में। फिर लंका गेट होता है, चाय बहुत ही ज्यादा फिर सब लोग प्रेफर करते हैं, कैंटीन है। तो आप कितना एंजॉय करते थे इस अपने यूजी कोर्सेज को में, कितना आपने एंजॉय किया? सी, अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं भैया बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, या मतलब परफेक्शनिस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ना लगभग 8 साल तक मैंने पहले सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर मैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से देहरादून में पढ़ा हूँ। तो वहां पे एक हमें बहुत ही बेसिक चीज जो सिखाई जाती है ना, वो है मल्टी डायमेंशनल कामों को करना और साथ में डिसिप्लिन। तो मैं BHU में पूरा एंजॉय किया हूँ, मुझे एक दिन का भी रिपेंट नहीं है कि मैंने कुछ और कर लेता तो शायद बेटर होता। हाँ, कुछ हो सकता है कि एक दो स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। मैंने वो हर चीज किया है जो लगभग BHU के स्टूडेंट करते हैं। लंकेटिंग, BHU के साथ VT, हर जगह मैंने गया है, मैं घुमा भी बहुत हूँ। हाँ, लेकिन लिमिटेड घुमा हूँ। अब क्या है ना कि इसमें जो मैंने पहले बताया, सारा गेम यही आ जाता है ना कि आप अपने आप को कितना रिस्ट्रेन कर सकते हो, फोकस्ड कर सकते हो, डिसिप्लिन कर सकते हो। तो सपोज मान लो होली का टाइम है या सरस्वती पूजा बहुत ही फेमस टाइम होता है BHU के टाइम में। अगर उस दिन आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आप एक्चुअली पढ़ भी नहीं रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और लाइफ का कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स है उसको मिस कर रहे हो। तो मतलब एक आपने एक आइडिया होना चाहिए कि आपने जब ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो कुछ दिन 1-2 महीने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। पहले तो मैं जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, तो मैं ऑन
मैं रनिंग के लिए पूरा बीएचयू में जाता था, और लगभग मैं उस समय 8-10 किलोमीटर में दौड़ता था, और पूरा बीएचयू मैंने दौड़ दौड़ के ही देखा है। तो उस समय मैंने एक्सप्लोर करने का टाइम था, तो मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया, हर जगह मैं गया जहां पे मुझे जाना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं थर्ड ईयर में पहुंचा, तो अब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मैंने सब कुछ देख लिया, बीएचयू का लंका भी देख लिया, वीटी भी देख लिया, एंजॉय भी कर लिया, गप्पे भी मार ली, अब टाइम है थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ने का। तो उस समय पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया। लेकिन हाँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मैंने हर टाइप का मस्ती किया है, और मुझे लगता है कि वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो मोमेंट्स को मिस कर देते हो ना, तो एक बहुत ही फेमस कोटेशन है किसी स्कॉलर का, मैंने पढ़ा है कि आपका जब टाइम बीत जाता है ना, तो आपने जो किया उसको तो आप याद करते ही हो, लेकिन ज्यादा आप उस चीज को मिस करते हो जो आपने नहीं किया। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि आप हर चीज करें जो कॉलेज में आपको करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन रखिए। अब मतलब एंजॉय का मतलब ये नहीं होता ना कि सुबह से लेकर शाम तक आप बाइक पे कहीं इधर से उधर घूम रही हो, वो टाइम वेस्ट है। और जब रात में आप सोने जाओगे ना, तो एक बार अपने आप से पूछोगे कि मैंने क्या किया, तो आपको भी लगेगा कि मैंने गलत किया। तो आप एक बार सोने से पहले पूछ लेना कि मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आपको अंदर से आवाज आती है कि तुम आपने सही तरह से टाइम को यूटिलाइज किया है, तो मुझे लगता है कि ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंजॉय भी करोगे, आप पढ़ाई भी करोगे। वैसे मैंने भी इस चीज को सीखा है, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अगर आप बैलेंस ठीक बैलेंस करके चलते हो तो जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने अपने पूरे दिन का जो एक स्केल बना रखा था कि हमारी पूरे 24 आवर्स में 8 आवर की स्टडी हो जाए, तो मेरा ये दिन सफल हो जाएगा। अगर इस तरीके से भी आप 6-7 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, तो फिर बचा हुआ टाइम आप नाइट वॉक करो, गेट तक जाओ, कैंटीन में बैठो, गप्पे मारो, बाइक राइडिंग करो, तो वो आई थिंक वो खुशी भी होगा कि मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, अब मेरा घूमने का टाइम है। तो आपका ये सजेशन बहुत अच्छा लगा हमें। एक क्वेश्चन मेरे साइड से फिर से है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बहुत लोग यहाँ पे स्क्रीन पे हैं। और अच्छा हाँ, जो व्यूअर्स, मैं उनको एक बात और बता दूं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो ठोकते रहो, साथ में इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा या न्यू सेशन आप बोल लो, तो उसमें आपके बीच से भी लोगों को स्क्रीन पे लाया जाएगा। ये तो अभी सडन प्रोग्राम हुआ, इसलिए आपके बीच से लोगों को नहीं ला पाए हम लोग। और वैसे भी सचिन सर के पास बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आपको बताया ही गया कि बस सुबह में 7 बजे ही मोबाइल इनके पास होती है, तो हम लोग इसीलिए 7 बजे इस सेशन को कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको अगर आपको भी इस स्क्रीन पे आना है तो जुड़े रहिएगा, हम लोग आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि नेक्स्ट सेशन में आपको कैसे स्क्रीन पे आना है, अपने क्वेश्चंस कैसे रखने हैं। अभी एक बार फिर से मैं चलूंगा कश्यप जी के पास। कश्यप जी के पास कुछ क्वेश्चंस है, कश्यप जी पूछिएगा जो भी आपका क्वेश्चन है। सर, क्या है कि मार्केट में सर मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गए हैं यूपीएससी के। सर उसको समझ नहीं आता है कि सर मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। और सर बहुत सारे छूट भी जाती हैं। और सर सर नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए सर, ये सवाल अच्छा, था। इस क्वेश्चन का आंसर सर आप दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कश्यप जी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक बार और। बेसिकली कश्यप जी के पास, जैसे कश्यप जी को पता है कि मेरे पास इक्विपमेंट है, मतलब उनके मटेरियल को स्टोर करने का जुगाड़ हो जाएगा। तो कश्यप जी मटेरियल इकट्ठा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस ये क्वेश्चन इनका लोगों की तरफ से, इनका एक्सपीरियंस भी है। आप इनके पास, मैं कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी कोई कोचिंग नहीं होगी जिसका मटेरियल इनके पास ना हो। पेड नॉन पेड कैसे भी अरेंज किया, लेकिन इनके पास होगा जरूर। तो सर इसका क्वेश्चन आप इनको बहुत दिल से बताइएगा कि ये सच में उस भरे बाजार में से कौन सी चीज उठा के पढ़ें, और किससे इनका भला हो जाएगा, या बाकी व्यूअर्स को भी कैसे भला हो जाएगा। ऐसी इसके बारे में ना एक यूपीएससी मार्केट में बहुत ही फेमस डायलॉग चलता है कि आप कलेक्टर बनने की सोचे, बुक कलेक्टर ना बने। और एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा डायलॉग है ये। तो क्या है ना, सच्चाई ये रियलिटी है कि हमारा एक ह्यूमन माइंडसेट होता है ना, कि हम पोजेस करना चाहते हैं चीजों को, मैक्सिमम चीज अपने पास एक्युमुलेट करो, हर बुक हमारे पास होना चाहिए। लेकिन एक एक ये भी रियलिटी है ना कि अगर आपके पास बहुत सारे बुक्स हो जाएंगे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इसका मेरे पास क्या जो फंडा है, मैं अभी भी उसको यूटिलाइज करता हूँ। कि मैं क्या करता था ना, कि जब मैंने बुक लेना है उससे पहले मैं बहुत ही उस पर एक तरह से रिसर्च कर लेता था। और रिसर्च में कैसे करता था, तो मैं क्या करता था कि जो भी टॉपर्स है, बहुत सारे टॉपर्स अपने वीडियो ब्लॉग्स लिखते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए मैं उन 4-5 जो फेमस टॉपर्स मुझे लगे कि नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं, बहुत लोग हैं कि बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो आपको भी लगता है दिल से कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, उनके मैं वीडियो सुनता था, उनके मैं ब्लॉग पढ़ता था। और जो बुक है ना जो सब में कॉमन होता था, यानी लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मान लो आप, कि जो लगभग हर कोई पढ़ ही रहा है, मैं उसी बुक को लेता था, उसके सिवाय मैं कोई बुक नहीं लेता था।
तो इसके साथ मैंने क्या हुआ ना कि धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि बहुत सारे बुक तो मैंने ऐसे ही फिल्टर आउट कर दिए। जैसे अब पॉलिटी के लिए होता है तो बहुत लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़े, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं दूसरा कोई एस चांद पढ़ की बुक पढ़ ले, कोई और बुक पढ़ ले। तो स्टार्टिंग से ही जब मैं फर्स्ट ईयर में ही मैंने सोचा ना कि अब इसको तैयारी करना है, तो मैंने देखा कि पॉलिटी का बुक लक्ष्मीकांत तो यार हर बंदा रिकमेंड कर रहा है, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का तो 11th 12th की एनसीईआरटी तो हर बंदा बोलता है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। फिर उसी तरह करके ना मैंने हर सब्जेक्ट का एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बनाया और उस बुक को लिया। और साथ साथ में मैं बुक के बारे में एक तरह से मैं काफी कंजूस भी था, तो ये मुझे हेल्प कर जाता था कि पैसा एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना है। उससे अच्छा कि मैं जाके घूम लेता था, एंजॉय कर लेता था, लंका पे जाके चाय पी लेता था, दोस्तों को पार्टी दे देता था, लेकिन फालतू में बुक नहीं खरीदता था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका सारा मेहनत ना इस पे डिपेंड कर सकता है। आपने बहुत मेहनत किया लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि आपने बहुत सारे सोर्सेज पढ़ा, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि लिमिटेड बुक्स रखें और उसको बार बार रिवीजन करें। और उसका एक बेस्ट तरीका है ना कि उसके आप क्वेश्चंस बनाएं। आपको लग रहा है ना कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और उस बुक के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, तो सोचो कि आपने उस बुक को नहीं पढ़ा, फिर से आप पढ़ोगे। तो यही एक बेसिक फंडा है जिससे आप चीजों को बेटर तरह से यूटिलाइज कर सके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर मेरे लिए भी बहुत यूजफुल हो गया। और आई होप कश्यप जी आपका तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व हो गया होगा कि आपको अब जो बचा हुआ मटेरियल है वो कैसे यूज करना है। बाय द वे जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके लिए कौन सा मटेरियल यूजफुल है कौन सा नहीं है, तो जो नहीं होगा वो मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। तो उससे बाकी कंटिन्यू स्टडी हम कर पाएंगे। अभी स्क्रीन पे भैया सर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये बीएचयू के स्टूडेंट पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या आप मधुबन या पीएमसी पर जाना है, पीएमसी तो मेरे को नहीं पता भाई तो अच्छा मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा मधुबन मेरे को आइडिया आ रहा है कि क्या ये आपके लिए कितना एक घूमने का प्लेस रहा है कभी, मतलब आप कभी बीएचयू के अंदर रहे, क्योंकि ये बीएचयू का ही पार्ट है। तो क्या आप कभी घूमे इन सब जगहों पे, अभी आप गए घूमे ऐसा कभी रहा आपका अनुभव? See, Neeraj, you can guess my knowledge on this subject by I know the full form of PMC even if इसमें चीज में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ। PMC मीन्स पिया मिलन चौराहा। So एक्चुअली सॉरी ये मेरे को भी आइडिया नहीं है, स्क्रीन पे क्वेश्चन था तो मैंने सोचा पूछ लेते हैं। अब ये बीएचयू के एक्सपीरियंस लोग होंगे तो ठीक है। तो भाई द वे इसका आंसर क्या हो सकता देखो है? इसका क्या आंसर है ना यार कि ये ना अगर आप थोड़ा सा मतलब मे बी कुछ डिस्कशंस के लिए जा रहे हैं, कुछ कुछ टाइम अगर आपका कुछ रिलेशनशिप भी है और आप उसमें सीरियस हो और बहुत टाइम से आ रहा है चल रहा है, तो इट्स ओके, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन वो होता है ना कि फ्लक्चुअल हर दिन चेंज होता है, फिर आपका मूड स्विंग होता है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो मेरे अनुसार से एग्जाम की कम से कम आप तैयारी कर रहे हो उस समय तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है तो हम लोग कुछ दोस्त थे वो नैन सुख प्राप्ति एज वी से, तो कभी कभी घूमने चले जाते थे। बट इट वाज जस्ट एबरेशन, इट वाज नॉट अ हैबिट, और हैबिट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर होना भी ये नहीं चाहिए। इतना एडिक्टिव होता है ना कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। और ये अब हार्मोनल है बाय नेचर, भी ह्यूमन बींग्स का एक नेचर होता है कि इन सब चीजों में आप जितना इन्वॉल्व हो ना उतना ही आपको ये आपका टाइम लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका ग्रेजुएशन या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कब खत्म हो गया और आपने कुछ सीखा भी नहीं। तो मेरा तो यही रहेगा कि चीजों को लिमिटेड रखे, अगर आप उसमें कमिटेड है तो देन नॉट अ प्रॉब्लम, अदरवाइज यू फोकस ऑन बेटर थिंग्स इन लाइफ। ये बहुत अच्छा भैया, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन भी था, कुछ स्पेशल लोगों का आपने आंसर भी इनको दिया, आई थिंक सेटिस्फाई भी होंगे। अब वैसे मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि उस चौराहे से तो हर कोई जाता है, बीएचयू के भीसी तक उसी चौराहे से घुस के जाते हैं, या जिसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, वो लंका गेट पे ही है। अब वहां से तो हर कोई गुजरता है, तो हर किसी का एक्सपीरियंस है। अच्छा एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और भी आ रहा है स्क्रीन पे, ये है कि हॉस्टल में होने वाली पार्टी में क्या आप भी सम्मिलित होते थे और पार्टी को किस तरीके से आप एंजॉय या इग्नोर करते थे? सी हॉस्टल हॉस्टल का होने वाला पार्टी तो लगभग मैंने हर पार्टी को एंजॉय ही नहीं किया, मतलब पूरा पार्टिसिपेट भी किया है। और उस हम्म। हॉस्टल में पार्टी में क्या होता है ना कि बहुत सारे आप अगर आप एंकर हो तो आप चीज़ों को मैनेज करना सीखते हो, अगर आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपका लाइफ स्किल्स भी डेवलप होता है। तो एक तो पार्ट है कि आप डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के चाय समोसे खा रहे हो, दैट इज अ वन पार्ट। अदर पार्ट इज
यू मैनेज थिंग्स। इतना बड़ा एक इवेंट है, आपके घर में कभी शादी होता है, आप कुछ और ऑफिसर बनते हो, तो आप मान लो कि आप कोई ऑफिसर हो, वहां पे विजिट होगी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज की, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की, तो आपको इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो मेरे अनुसार से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप ना लाइफ की बहुत सारे लेसन है ना, वो यहाँ पे आप बातों बातों में सीख जाते हो, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। तो मेरा तो है कि मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, और आपको करना भी चाहिए। एक दो दिन साल में टाइम लगता है, मे बी 5 दिन लगता है, लेकिन उसके साथ आप जो सीखते हो ना, वो आप लाइफ लॉन्ग कैरी करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा था। सर अभी एक्चुअली इस वेबिनार के पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो लिया था एक दो दिन पहले, तो आप तो नहीं थे, बाकी मेंबर्स थे, तो हम लोग को बहुत हेजिटेशन था कि सर रहेंगे स्क्रीन पे तो हमें कैसे रिएक्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। तो कुछ आइडियाज हम भी दे रहे थे, कुछ ये लोग दे रहे थे। तो इसमें डिस्कशन था, एक प्रियंका का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो कि गर्ल्स रिलेटेड था, अभी तक वो पूछा नहीं प्रियंका ने। तो मैं चाहूंगा प्रियंका प्लीज उस क्वेश्चन को रखो जरूर, वो क्वेश्चन बाकी बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन है। तो प्रियंका आप वो क्वेश्चन रखिएगा। सर जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब घर ही में है, तो गर्ल्स यूजुअली हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। और आजकल तो गर्ल्स ही नहीं सर, बॉयज भी बहुत काम करते हैं। तो सर हम घर में रह के कैसे अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करें, स्पेशली गर्ल्स। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और मुझे लगता भी है कि ये एक फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी काफ़ी हद तक अनजस्ट है वीमेन के प्रति, और डुअल बर्डन होता भी है। तो यार, यू नो, इट शुडंट हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स को हमें समझना चाहिए कि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, तो थोड़ा फोकस कर सके। लेकिन एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और हम लोग का एज में भी 20-21 हो गया, तो कुछ हद तक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो अब क्या है ना कि इसमें मेरे अनुसार से मैं तो अपने बारे में आई कैन से इट ओपनली कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ। मैं घर पे भी हूँ, तब भी मेरे पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिंग हैं, और वो जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते घर के चीज़ों को लेके। और इस मामले में मैं कुछ कुछ काम तो करता हूँ, मैं गांव में ही हूँ मैं अभी तो वहाँ पे कुछ हद तक तो काम करना ही पड़ता है इधर उधर का। लेकिन अब जहाँ तक गर्ल्स का सवाल है ना, तो आप क्या कीजिए ना, आप पेरेंट्स के साथ बैठिए और उनको पोलाइटली आप चीज़ों को समझाइए कि आप जो आपका फेज है ना वो कितना क्रूशियल है। आपका 1-2 साल, अगर 1 साल में नहीं होगा तो आपको प्रिपरेशन में भी 2-3-4 2 साल या 4 साल एलोंगेट कर सकती है। आपके करियर में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको फ्यूचर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अभी का जो फेज है ना उसमें थोड़ा फोकस की जरूरत है। अगर आप घर के काम में सुबह से शाम तक लग जा रहे हैं तो फिर ये तो गलत है, इसमें पढ़ाई नहीं हो सकता है, इस अ फैक्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि अब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब घर में है तो घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, ये भी गलत एक है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए इतना करते, थोड़ा सा तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कुछ हेल्प कर सके। तो अगर आप टाइम बाउंड कर सके, मे बी शाम का काम आप कर दे थोड़ा सा, सुबह का आप अपने मदर को कह दे कि नहीं आप सुबह का काम देख लो, ताकि सुबह का टाइम में जनरली होता है कि फोकस का टाइम होता है, आप चीज़ों को बेटर पढ़ सकते हो, आप एनर्जाइज रहते हैं। शाम तक तो होता है ना कि अब अगर आपने 6-8 घंटे पढ़ लिया तो खुद ही आप बोर हो गए, तो थोड़ा सा आप काम कर लोगे तो मे बी आप थोड़ा एनर्जेटिक भी हो जाओगे। तो मेरा तो यही है, मैं घर पे कुछ भी काम करता हूँ, मैं शाम का टाइम मैंने फिक्स कर रखा है कि शाम का टाइम मैं इधर उधर की काम करता हूँ, जो भी काम हो। सुबह का टाइम है वो पढ़ाई के लिए है, मैंने पेरेंट्स को कह रखा है और वो इसमें काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। तो ये तो आपकी जो जर्नी है वो आपका जर्नी ही नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी है, आपके फैमिली का भी है। तो थोड़ा सा आप कन्वर्सेशन करें तो मेरे अनुसार से चीज़ें बेटर हो सकती है। सर एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, उन लोग मेरे को पूरा फ्रीडम दिए हैं कि जितना टाइम पढ़ना है पढ़ो, और काम के लिए सर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे गर्ल्स होते हैं, तो उनकी तरफ से ये क्वेश्चन था मेरा। Yeah, I got it. You know, you are asking this question on the behalf of all girls out there. I know you're not asking question on your behalf. I know that very fact, and you know it is good. So if someone of your friend is facing this problem, then I'll say that you talk to her, and you also, if possible, you talk to her parents also, and try to tell that how your parents are cooperating। अगर अपने पेरेंट्स से उनकी पेरेंट्स की बात कराते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडरेट होते हैं, वो समझते हैं कि नहीं ये पेरेंट्स बोल रहे हैं तो कुछ वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह कर करके अगर हम करें ना तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। हाँ, चैलेंज तो है, लेकिन वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, और हो जाता है मेरे अनुसार। तो मैंने देखा है, मेरे घर में भी मेरी बहन है, तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, उनको पढ़ने के लिए जब भी उसे टाइम चाहिए तो मिल जाता है। अब ये है ना कि ये कोऑपरेशन का ही इसका में सोल्यूशन है, बाकी कोई इसका आइडियलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सो मच सर एंड प्रियंका।
बाय द वे सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वैसे प्रियंका तो बीएचयू पाठशाला की स्टूडेंट है। वो लगभग हम इसको पिछले 1.5 साल से जानते हैं अभी। तो जब इससे पहली बार जब ये बीएचयू पाठशाला ज्वाइन की थी तो उसी समय सुशांत सिंह का केस हुआ था। तो हमने पब्लिकली ये बात अनाउंस किया था कि अगर कोई भी इस तरीके मोटिवेशन देना चाहे तो दे सकता है। तो आई थिंक कि प्रियंका ने एक शूट करके क्लिप भेजा था मोटिवेशन के लिए कि आप अपने आप को ऐसा ना कभी करें, आप अपने आप को, मतलब बहुत अच्छा थॉट था। और जहां तक मेरे को आइडिया है कि उस क्लिपिंग को शायद मैं जो मोबाइल था वो प्रियंका की मम्मी नहीं आंटी नहीं पकड़ा था, मैम ने पकड़ा था, या एग्जैक्टली। Yes, तो yes. तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि काफी कोऑपरेट करती हैं मैम। मैम से भी मेरी एक बार बात हुई है। तो वैसे स्क्रीन पे जो जितने लोग हैं सर, ये सभी यूपीएससी के लिए फोकस कर रहे हैं, जिसमें से प्रियंका, आदित्य और कश्यप जी और अंकिता और ये लोग बहुत फोकस्ड भी हैं। तो इसके इसीलिए तो इन लोग ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया था कि नहीं, हम लोग को मौका मिलना चाहिए। हम लोग भी बोले ठीक है। तो इसी कड़ी में आगे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, लेकिन अगर अंकिता का नेटवर्क सही हो गया हो तो नहीं, अंकिता का क्वेश्चंस रह जा रहा है। तो आई होप कि अंकिता अगर सुन पा रहे हो, आपका नेटवर्क सही है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चंस रखिएगा। यदि आप सुन पा रहे हो तो देख लीजिए, नेटवर्क की वजह से वो अदरवाइज। नहीं पा रही है। नेटवर्क हाँ, अंकिता का नहीं कैमरा से अभी कश्यप, अंकिता की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है नेटवर्क का। नहीं, नेटवर्क नहीं, मतलब जुड़ नहीं पा रहे हैं वो। अच्छा, जुड़ नहीं पा रहे। अच्छा, तो इस वेबिनार में हम लोग काफी कुछ अभी सीखे अभी थोड़ा। हाँ, आगे सर, फिर आगे हम लोग इसको कैसे कंटिन्यू करें, अगर आपके साइड से कोई सजेशन हो तो भी बताइए, क्योंकि जनरली अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखना, पूरा पढ़ाई ओरिएंटेड ही ना हो। तो आप भी अपने कुछ अनुभव बता सकते हैं। अब वैसे आपकी अगर हॉबीज हम लोग जानना चाहें तो आपका बेसिकली हॉबी क्या है? ऐसे मैं चेस खेलता हूँ, तो अभी तो ऑनलाइन खेल लेता हूँ, नहीं तो कुछ बीएचयू में था तो फ्रेंड्स के साथ कभी खेलता था। और मैं योगा काफी करता हूँ, मैं सुबह शाम लगभग डेली योगा करता हूँ, जो मुझे मेंटली फिजिकली फिट रहने में भी हेल्प करता है। अ, और यही दो मेरे जो प्राइमरी हॉबी है जिसको मैं परस्यू कर रहा हूँ अभी। अच्छा, जैसा कि आपकी स्कूल लाइफ को देखा जाए तो आप बोर्डिंग स्कूल से हैं। उसका भी लाइफ जो होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पहले से ही दे दिया जाता है और आप उस पर आगे बढ़ते हो। तो आपको क्या लगता है कि बोर्डिंग स्कूल बाकी नॉर्मल स्कूल से कितना फेवरेबल होता है एम के लिए? बच्चों को किस तरीके से अपने नॉर्मल स्कूल में भी उस बोर्डिंग स्कूल को इंक्लूड किया जा सकता है? क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, उसकी स्कूलें कम है, बहुत होनहारी बच्चे वहां पे जा पाते हैं। तो बाकी जो मास ग्रुप बच जा रहा है वो अपने नॉर्मल स्कूलिंग को भी बोर्डिंग जैसे कैसे ट्रीट कर सकता है? देखो यार, मेरा मानना है ना कि जो नॉर्मल स्कूल है उसको बोर्डिंग की तरह ट्रीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वाह, एग्जैक्टली। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल और जो डे स्कॉलर्स है उसमें डिफरेंस होता है। कुछ डे स्कॉलर्स है उसमें बेटर होता है, कुछ बोर्डिंग स्कूल में बेटर होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एवरीथिंग इज गुड इन बोर्डिंग स्कूल, और बोर्डिंग स्कूल में इमोशनल इशू हो और आपका कुछ और भी प्रॉब्लम्स होता है जो आपको फेस करना पड़ता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि बोर्डिंग स्कूल एज ए पोजीशन आपको बहुत ही स्ट्रांग बना देता है, इंडिपेंडेंट बना देता है, आपको बहुत ही प्लान्ड बना देता है। आप थोड़ा सा अगर आप चीजों को हार्डवर्किंग आपका नेचर है तो आपको चीजों को मैनेज करना सिखा देता है। ये सब बोर्डिंग स्कूल्स की कुछ खासियत है। अब मैं इस पे फोकस करूंगा ना कि इन सब क्वालिटीज को आप इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर स्कूल यू आर स्टडिंग इन, बोर्डिंग स्कूल और डे स्कूल, कैसे इसको आप मैनेज कर सके। तो पहला चीज है ना कि इंडिपेंडेंट, मुझे लगता है जो सबसे बेसिक क्वालिटी है आपको एक बोर्डिंग स्कूल में सिखाता है। आपको हर काम आपका खुद ही मैनेज करना है, आपको कुछ मतलब कोई देखने वाला नहीं है। जो हम लोग खासकर बचपन में ऐसा माइंडसेट होता है कि पेरेंट्स वे डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग। तो इसमें अगर आप डे स्कॉलर्स भी है तो आप अपने कामों को ना खुद करना सीखें, और ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प कर सकता है, और साथ साथ में आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देता है। जैसे अगर आप डे स्कॉलर्स है तो हो सकता है खासकर जो कॉलेज में आते हैं उनको कुकिंग करना पड़ता है, जो बच्चे बाहर में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं। तो अगर आप स्कूल्स में भी हैं तो कभी कभी आप पेरेंट्स को हेल्प कर दिए कुकिंग में, तो आप वो एक स्किल सीख जाते हैं। आप अपने काम को खुद करें, ये आप इंपॉर्टेंट चीजें वो सीख सकते हैं। दूसरा चीज है कि आपको बहुत ही प्लान्ड मेटिकुलस बना देता है एक बोर्डिंग स्कूल। डे स्कॉलर्स में भी है तो कुछ ना हद तक लीनियंसी होता है कि टाइम पे गए तब भी चलेगा, नहीं गए तब भी चलेगा। तो ये तो डिसिप्लिन एज ए मैटर ऑफ लाइफ, अगर आप सीखे ना कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, अपने कामों को करना है,
तो चीजों को मैनेज हो सकता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है ना कि जो जनरली क्या है ना कि जो बोर्डिंग स्कूल्स बहुत ही फेमस है, जैसे मैं आरएमसी है, दून स्कूल जो हम लोग का इमीडिएट नेबर था, इन सब स्कूल्स काफी फेमस है। तो बहुत सारे बच्चे इन्हें जानना चाहेंगे कि ये आरएमसी या दून स्कूल, इसमें ऐसा क्या खास होता है जो बच्चों को बेटर बनाता है। ये मे बी एक ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन होगा। हाँ जी तो सर। इस इन स्कूल्स में क्या खासियत होती है ना कि पहला चीज जो मैंने देखा ना कि काफी इक्वालिटी होती है। हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसमें काफी हद तक मैंने देखा भी है और सुना है कि किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपका अप्रोच कैसा है, इन सब चीजों का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है। आपके ड्रेस पे पड़ जाता है, बाइक से आ रहे हो या साइकिल से आ रहे हो, उस हाँ, पर कि इम्पैक्ट ना पड़ जाता चाहते है। हुए भी चीजें इनक्वालिटी दिख जाती है। दिख जाती है। और इन स्कूल्स में होता है ना कि हर कोई को एक ही ड्रेस पहनना है, हर हर बंदा है वो एक ही टाइम पे आना है, सबको कोई भी गलती कर रहा है उसको पनिशमेंट मिल रहा है, ये वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या नॉर्मल कोई स्टूडेंट हो। तो इन सब चीजों का हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार वो बंदा तो मेरे साथ ही पढ़ रहा था, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊं तो मैं आरएमसी में पढ़ा। तो आरएमसी जो फर्स्ट इंडिया का परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा, वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। जो लास्ट एयर चीफ थे, एयर चीफ मार्शल बीएस धनवा, जो आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था, तो वो इन्वॉल्व थे। काफी और ऑफिसर्स थे, वो हमारे स्कूल से है। हमारे स्कूल से लगभग 7 चीफ्स बने हैं डिफरेंट फोर्सेज के, और आईएएस आईपीएस काफी बने। तो जब मैं 12th के बाद स्कूल छोड़ा और मैं बीएचयू भी आया ना, तो बीएचयू इन इटसेल्फ इज ए वेरी लार्ज इंस्टीट्यूट। लेकिन इसका क्या है ना कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 30,000 स्टूडेंट्स एक बार में पढ़ते हैं। अगर आप पूरे लाइफ टाइम को काउंट करो तो लैक्स में होंगे। तो हमें लगता है कि नहीं वो कुछ अलग ही बैकग्राउंड से हैं इसीलिए उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। अब जब एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस वो दे देता है ना कि आपको लगे कि नहीं वो बंदा कर सकता है, उसने मेरे साथ ही पढ़ा है, उसने मेरे जैसा ही किया तो मैं भी कर दूंगा। और ये जो आपकी कॉन्फिडेंस है ना, वही आपका सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप विलेज के स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है, आप देखो ना कितने सारे लोग हैं जो विलेज में पढ़े हैं और इतना अच्छा किए हैं। डॉक्टर कलाम है, राजेंद्र प्रसाद है। तो अगर आप इस तरह की स्टोरीज पढ़ते हो, देखते हो कि आपके जैसे सेम एनवायरमेंट बना के लोगों ने कितना ग्रेट काम किया है, तो मुझे लगता है बोर्डिंग स्कूल या डे स्कूल या प्रेस्टिजियस स्कूल या नॉर्मल स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, दीज ऑल थिंग्स विल नॉट मैटर। थैंक यू सो मच सर। इस क्वेश्चन से आप समझ लीजिए कि कितने सारे बच्चों के डाउट्स जो आप ये सोच के रहते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से इनक्वालिटी ही है कि वो इस स्कूल में पढ़ता है, मेरे को यही मिला। बाद में जब आगे चल के असफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं डाल भी देते हैं स्कूल पे कि मेरे को अच्छी स्कूलिंग ही नहीं मिली थी। तो जितने व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं आप इससे सीख सकते हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जहां पे भी हो, जिन परिस्थिति में हो, परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती है, उस परिस्थितियों के साथ आप लड़ना सीखो, आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आप सफलता को हासिल करोगे। इसी के साथ साथ अभी जितने लोग स्क्रीन पे हैं, आप लोग में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और उसके बाद सर के हाथ में ही होगा बाकी का सीन। अब सर जिस तरीके से भी चाहे इसको आगे कंक्लूड करें। हाँ जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज फिर सर कंटिन्यू करें। हाँ ओके सर, अगर आप कुछ अपनी भी आप अगर बच्चों को सजेस्ट करना चाहें। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब लास्ट ही रखते हैं। अब कोशिश किया जाएगा कि इसकी सीरीज में बाकी बातें करेंगे हम लोग, तब तक क्वेश्चन बच्चों के बीच से भी आ जाएंगे, व्यूवर्स के बीच से भी आ जाएंगे, तो और इंटरेस्टिंग होगा। मेरे साइड से तो लगभग बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी खत्म तो कभी नहीं हो सकती हैं, बीएचयू की मेमोरीज तो पूरी भरी पड़ी है। तो आप अपनी साइड से कुछ सजेस्ट करना चाहें व्यूवर्स को तो फिर। थैंक यू नीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगता है कि हमने मैक्सिमम इश्यूज को डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन जैसे यू टोल्ड दैट देयर आर सो मेनी इश्यूज दैट वी कैन कीप ऑन डिस्कसिंग। तो मेरे अनुसार से ना जो मैं लास्ट फ्यू टिप्स या जो जो मेरी लर्निंग्स है लाइफ की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं है ना कि 3D है एक फॉर्मूला जिसको मैं लाइफ में अपनाता हूँ। एक है कि आपको डेडिकेशन, कि आप कोई भी चीज जब कर रहे हो ना उसको फुल फोकस से करें। खेल रहे हो तो मस्ती से खेलें ताकि आप बेस्ट प्लेयर बन सके। पढ़ रहे हो तो इतना अच्छा पढ़े कि आप उसमें बेस्ट हो सके। एंजॉय कर रहे हो तो इतना एंजॉय करें कि हर फ्रेंड आपको याद करे कि यार एक बंदा था वो को भी सो XYZ, जो ऐसा आता था, माहौल बनाया जाता था।
तो कोई भी काम कर रहे हैं ना उसको डेडिकेशन के साथ करें। दूसरा क्या है ना, डिटर्मिनेशन। आप कुछ भी करना चाहोगे आपको डिफिकल्टीज आएगी, लाइफ का पार्ट ही है डिफिकल्टी। आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहेगा कि अब बहुत हो गया यार छोड़ो। एक बार पढ़ भी लिया, फिर अगले दिन कहेगा कि नहीं अब नहीं होना है। तो डिटर्मिनेशन आपने एक बार सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है, उसके बाद में इफ एंड बट्स नहीं है। तो आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और तीसरा चीज है ना कि आप डिलीजेंट यानी हार्ड वर्क। तो अगर कोई भी चीज में लास्ट में गेम इसी पे आता है ना, किसने सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया है, और वो हार्ड वर्क है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। सो इफ यू वर्क हार्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू डिजायर यू विल गेट दैट। तो मेरे अनुसार से यही मेरी कुछ बेसिक्स लर्निंग है, और हम लोग ने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू बी हियर एंड टू टॉक टू मी। आई हैव ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट, और मुझे लगा कि नहीं कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कुछ लोग मुझे मोटिवेट हो सके ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई एम रिमाइंडेड of one of a famous quote of Dr. Kalam. He said that the aim of my life is not to achieve but to inspire. तो उन डॉक्टर कलाम को मैं देखता हूँ, वो ऐसे पर्सन है ना जिसने कितने लोगों को इंस्पायर किया। हम लोग स्कूल्स में वो हमारे हीरो रहे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा करें ना जिससे आप, अगर एक भी बंदा आपसे मोटिवेट होकर कुछ अचीव कर लेना, तो मुझे लगता है वो लाइफ का हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर रहा है। तो आप कुछ भी करें, अच्छा करें, ताकि आपके अराउंड के पीपल आपसे मोटिवेट होकर, आप गांव से हैं वहां से प्रिपरेशन करके कुछ अचीव करें, आपके पूरे गांव वाले मोटिवेट होंगे। आप बीएचयू से हैं, बीएचयू से कुछ अचीव करेंगे, आपके क्लासमेट्स, आपके फैकल्टी मेट्स, आपका पूरा यूनिवर्सिटी आपके लिए प्राउड होता है। तो कुछ ऐसा करें कि मतलब आप खुद ही लगे कि नहीं अच्छा काम किया है। यही मेरी लास्ट वर्ड्स है। और अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू to be with me and to talk to me, and we discuss so many issues। और जैसा अगर फ्यूचर में कुछ होगा, अगर स्टूडेंट्स की डिमांड होगी, तो हम लोग आगे बात किया जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, जब आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ और मार्केट में खासकर बीएचयू में हम लोग थे, तो एकदम आग की तरफ फैला ये बात। हॉस्टल में तो एकदम तुरंत ही फैल गया एकदम। आपके हॉस्टल के पीछे हम लोग का हॉस्टल था, तो तुरंत हम लोग के कान में आया। आप राजा राम की भैया थी, और बताओ फर्स्ट रैंक, राजा राम के भैया फर्स्ट रैंक, मतलब हमारे लिए भी शॉकिंग था एकदम। तो अरे सचिन सर, तो होता था कि कौन जानता है, तो बोले चला अरे यार सीनियर थे, जान में तो नहीं, पहचान में तो नहीं आया। तो मेरा पहला था कि इस बात को हम लोग पब्लिक में भी लाएं, मतलब जन से बात है, बीएचयू पाठशाला हम लोग के पास था, तो हम लोग इसको बहुत छोटे से स्टार्ट किए, धीरे धीरे ग्रो किया है। तो हम लोगों ने आपकी पोस्ट वगैरह से आपके डेटा कलेक्ट किया था। आपके बड़े से आपने पोस्ट डाल रखा था, पिताजी और माताजी के साथ आपने बीएचयू गेट पे एक पोस्ट डाला था, तो वो पिक मेरे को मिला। बाकी आपके आपका एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी मिला, जिसमें आपने क्रेडिट दे रखा था अपने दादाजी, पापा, मम्मी, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों को, वो मिला। उसी के बेसिस पे हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया और चैनल पे डाला। अभी चैनल पे है भी लगभग, उसको काफी लोगों ने देखा भी है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने उस समय, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा, और आप मेरे को कभी चैनल पे कभी आओगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उस समय क्लिपिंग्स अरेंज करके आपके लिए वीडियो डाला था, और अभी आप स्क्रीन पे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। सर आपको बता दूं कि बेसिकली भैया इसलिए निकल जा रहा है क्योंकि मैं सीनियर्स की वो होता है हमारे यहाँ, तो नहीं यार, कल्चर मुझे है। लगता है कि तुम सर से बेटर अगर भैया ही बोलो ना तो वो बेटर है, क्योंकि अपनापन का फील आता है। सर तो किसी को भी भाई बोल तो भी देते हैं। अपने यहाँ का कल्चर भी आर्ट्स फैकल्टी का, यहाँ पे बाकी फैकल्टी को तो नहीं पता, लेकिन आर्ट्स सोशल फैकल्टी में तो सीनियर्स को भैया और दीदी का ही कल्चर है। आपको बता दें सर कि अभी यहाँ पे कई सारे बाकी लोग भी अभी आदित्य सर ने, जैसे आदित्य ने बात कर रखी है, एक और कोई सर है, शायद वो एसएसपी वगैरह कुछ बने हैं, उनका भी एक टॉपर स्टॉक होना है। तो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म जो है, कहीं ना कहीं बाकी जो व्यूअर्स हैं इन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अब इससे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हैं। वैसे तो सबसे पहला आप ही का है, लेकिन अब ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अपने सजेशन देंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो इसकी शुरुआत आपसे हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हमेशा याद रखेंगे, और एक उम्मीद भी रखेंगे कि आप हम लोग के लिए हमेशा एक सुझाव रखते रहेंगे। आपके मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली बहुत अच्छा रहता है जब कोई अगर हम लोग को सजेस्ट करने वाला मिल जाए, वो भी बड़े भाई की तरह, तो बात ही अलग हो जाती है फिर। तो हम लोग को तो आइडिया भी नहीं था। मैं चाहूंगा एक बार प्रियंका बताओ, अगर कैसा फील हो रहा है अभी स्क्रीन पे भैया सर हैं तो, क्योंकि सर प्रियंका बहुत एक्चुअली सर अभी फर्स्ट ईयर की है, उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा, तो मैं चाहूंगा प्रियंका एक्सप्रेस करे।
कैसा लग रहा है प्रियंका को? सर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फीलिंग हो रहा है, और सर फर्स्ट ईयर में वो बहुत सारे क्वेरीज थे, सब सॉल्व हो गए सर, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, और सर बहुत ज्यादा मेमोरेबल भी बन गया ये डे। थैंक यू वेरी मच सर। बाय द वे, हम लोग बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, आप भी ऐसे स्क्रीन पे आओगे, अपनी बात रखोगे। गाइस प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, अपने आज सभी लोग अपने स्टेटस पे लगाइएगा। ये अपने फैमिली की बात है, और हम लोगों ने बहुत इसको फैमिलियर तरीके से ट्रीट भी किया। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में और अच्छी बातें रखें, लेकिन उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। तो आई थिंक सर, आप भैया बताइएगा लास्ट में फिर क्या करना है, कंक्लूड किया जाए लास्ट से? हमारे मुझे लगता है कि आप कंक्लूड कर देना चाहिए, लेकिन एक फाइनल जो मेरे वर्ड है कि बीएचयू पाठशाला जो काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप एक बंदे को मोटिवेट कर सकते हो, एक को भी अगर आप कुछ अचीव करवा सकते हो जो पहले वो अचीव नहीं कर सकता था, तो वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है किसी भी पर्सन के लिए। और एक बीएचयू पाठशाला एक ऐसा मीडियम है जो ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू इतने लोगों से कनेक्ट कर रहा है, इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। वो भी मतलब कुछ कॉमर्शियल उसका कोई एम नहीं है, वो उसका एक ही एम है कि वो बीएचयू के जितने स्टूडेंट्स हैं ना, खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि चीजें करनी कैसे है, उन्हें सही डायरेक्शन पे ला रहा है। तो इसके लिए मैं बीएचयू पाठशाला के एंटायर टीम एंड नीरज यू ऑल्सो, I congratulate you and thank you for doing such a wonderful initiative. And in थैंक future यू। also, I promise from my side that I'll contribute in whatever possible way I could and help you out in this noble endeavor. थैंक यू सो मच सर, मेरे को तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और स्क्रीन पे आपको कश्यप जी दिख रहे होंगे सर, अभी आप इसमें स्क्रीन पे दो तीन लोग नहीं है जो कि स्टार्टअप किए थे हम लोग। आपको बता दें, थोड़ा सा टाइम लूंगा। बीएचयू पाठशाला, ये समझ लीजिए कि हम लोग की क्लास का जो गैप टाइम होता है, उस गैप को फिल करने के लिए इनिशिएटिव उठाया गया था कि हम लोग के पास जो भी टॉपिक रहे। मेरे को जहां तक आइडिया भी है कि उसमें करंट में पुलवामा अटैक हुआ था, तो हम लोग के अंदर बहुत रोष आ गया था कि ये कैसे हुआ, कहाँ से फॉल्ट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने उस पर भी स्पीचेस दिया था, फिर हम लोगों ने उसको अपलोड किया। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, हम लोग के बीच में करंट में जो भी मुद्दा होता था, हम लोग अपने गैप क्लासेज में हम लोग याद है क्लास नंबर 23 के सामने हम लोग बैठ के, एक पेड़ था वहां पे डिस्कशन किया करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने जुड़ा। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ पे बहुत लोग हैं। इवन मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको बता दूं कि जैसे कि अभी प्रियंका है, प्रियंका जब एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आई थी, तब इसने अपना स्पीच दिया था वो उस पे सुशांत सिंह वाले पे। तो ये मैं चाहता हूं कि लोग इस तरीके से आए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जैसा अभी पेंडेमिक चल रहा है, मेरे पास फर्स्ट ईयर बच्चों के बहुत फ्रस्ट्रेटेड मैसेज आ जाते हैं, बहुत परेशान है। दिस इज द रीजन कि मैं चाहता था कि चैनल पे एक ऐसा वीडियो जाए जो कि, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, हो सकता है मेरी बातों को उतने सीरियस ना ले, मैं चाहता था कि कोई ऐसा एक इंस्पायरिंग पर्सन हो जिसको हर आदमी सुने और उसको एग्जैक्टली अपने लाइफ में फॉलो करे। तो आज की इन सभी बातों से आप बहुत ही बड़ी बात है कि बच्चे बहुत परेशान थे, जैसा कि मैंने आपको कॉल पे ही बताया था। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद इनके लाइफ में एक चेंज जरूर आएगा, और वो जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, अब वो नहीं होंगे। अब वो अपने एम के लिए फोकस्ड होंगे, और आई होप कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा आप मस्त रहो, खुश रहो, और बाकी चैनल पे बने रहो, जिससे हम लोग आगे जो भी इनिशिएटिव उठाएं आपको उससे मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली सचिन सर। और सर से अंकिता हाँ जी, अभी हाँ जी। हेलो सर, मेरी हाँ आवाज जी, आ Yes, रही हाँ I जी, can hear हाँ you. जी। है? जय हिंद सर। हाँ यार, जय हिंद। सर मेरे यहाँ बहुत नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से बार बार लेफ्ट हो जा रहा था। Okay, okay, you can ask whatever you want to ask. सर सर मेरा क्वेश्चन है कि जो अभी लास्ट ईयर में है और जिनका अभी एंट्रेंस भी है और इसी बार वो यूपीएससी में बैठने वाले हैं, जिनका भी सीएपीएफ का एग्जाम होगा अगस्त में होना है, और ये टाइम है जो ये मंथ है जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है दोनों चीजों पे, एकेडमिक्स पे भी और फिर अपने करियर को लेके भी। तो उनको सबसे ज्यादा कहाँ पे फोकस करना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए? सी, ये जो कुछ क्रूशियल मंथ्स होते हैं ना, वो आपके रिजल्ट को काफी डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो लास्ट लैप एज वी कैन से, तो ये लास्ट लैप है हमारे प्रिपरेशन का। और मैंने भी कुछ ऐसा ही फेस किया था, मैंने बीएचयू जेएनयू का भी एंट्रेंस दिया था, और उसमें ये मेरा सिलेक्शन हुआ था, और साथ साथ में मैं सीएपीएफ की भी एग्जामिनेशन दे रहा था।
तो ये जो चैलेंज है ना, इसमें मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको देना है तो आप CAPF को दें, क्योंकि ये आपकी करियर डिसाइडिंग है। अगर आप बेस्ट रैंक लाओगे तो आपका जो डिजायर्ड सर्विस है वो आपको मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है लेकिन पीछे के रैंक में आता है तो आपको कोई दूसरा सर्विस मिल जाएगा जो आपको नहीं चाहते हो। और जो आपका एंट्रेंस है वो अगर आप उसमें थोड़ा सा पुअर भी करते हो तो वो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर और आपका अल्टीमेट एम तो फाइनली यही ज्वाइन करना है ना, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे। और अगर इसकी तैयारी अगर आप ढंग से करते हो तो आपका जो GS का पोर्शन है ना वो काफ़ी हद तक कवर्ड हो जाता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन में आपकी सब्जेक्ट की पढ़ाई की है तो आपका वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा ना जब आपने पहले से पढ़ाई कर ली है। अगर फॉर दैट मैटर कि अगर आपने उतनी ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो पैनिक बिल्कुल ना करें। जो भी आपका टाइम है ना उसको आप डिवाइड कर लो और उसको अपने प्रायोरिटीज के अनुसार डिवाइड करो। मैं कहूँगा पहला प्रेफरेंस CAPF को दो और इसके जो आपके क्वेश्चन है उसको बनाए, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। और आपको लगता है कि अगर दोनों हैंडल नहीं हो सकता है तो मैं कहूँगा एक चीज को चूज करें और उस पर फोकस करें। बहुत लोग है कि बहुत जगह हाथ पैर मारते हैं, होता कहीं नहीं है, तो वो सबसे बेकार सिचुएशन है। इसीलिए एक अगर आपको एकेडमिक में जाना है तो आप एंट्रेंस को चूज कर ले, आपको इधर देना है तो इधर कर ले। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पहले से पढ़ाई कर लिया है और मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो हो सकता है। और मैंने किया है, आपके सामने है, मेरा फर्स्ट रैंक आया है CAPF में, BHU का एंट्रेंस मेरा क्लियर हुआ था, JNU में मेरा 10th रैंक आया था। और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, PSI पॉलिटिकल साइंस में हुआ था, एरिया स्टडीज में 3 पेपर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है तो हो जाएगा। और मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत हेक्टिक है मेरे से कुछ नहीं होगा तो एक चूज करें। मेरा फाइनल वर्ड यही है। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या था सर फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत टफ भी है। क्योंकि आपको भी पता होगा CAPF मतलब जितना मैंने एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर का, टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं आते हैं CAPF में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें? सी जो पेपर 1 है ना उसकी डिटेल जो स्ट्रैटेजी है यूट्यूब पे मैंने डिफरेंट चैनल्स में डिस्कस की है। अगर आपको देखना है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने वो बताया था तो खुद से काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके बेटर ढंग से बताया था। हाँ अभी तो मेरा टाइम प्रिपरेशन का छोड़ा हुआ भी कुछ टाइम हो गया, लेकिन हाँ जनरल चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो पेपर 1 में आपको क्या है ना कि पेपर 1 में आपको पैटर्न को देखना है और इसको फोकस करना है कि किस पेपर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है ना वो मैं लो हैंगिंग फ्रूट बोलता हूँ कि अगर आपको आम तोड़ना है, सपोज अभी आम का सीजन चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि आप सबसे ऊपर वाला जो आम आपको दिख रहा हो उसी को तोड़ेंगे तो एकदम गोल्ड मेडल मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सबसे नीचे वाला भी तोड़ के उसको खा लिया तो खाना ही है लास्ट में आम। तो उसी तरह अगर आपको पॉलिटी जो है वो इजियर पोर्शन है, लक्ष्मीकांत उसका एकमात्र सोर्स है और उसके अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन तो इजिली करेक्ट किए जा सकते हैं, तो पहले प्रायोरिटाइज उसको करें। जो मेंटल एबिलिटी होता है, अगर आपका मैथ्स है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है ढंग से या थोड़ा सा आपको मैथ्स ठीक ठाक है तो आप जो आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उसको आप प्रायोरिटाइज करें। हिस्ट्री के क्वेश्चन है खासकर एनसीएंट बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं, वो लगता है कि अगर मैंने 5 बुक पढ़ लिया तब भी नहीं होगा। तो उसको अगर आपको हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, आपने पहले से हिस्ट्री में आपका स्ट्रांग नहीं रहा है, तो उसको आप लास्ट प्रायोरिटी में रखें। तो आप चीज़ों को ना बेटर ढंग से डिवाइड कर सकेंगे और फोकस करके आप पढ़ाई कर सकेंगे। शॉर्ट में तो मेरा पेपर 1 के बारे में यही कहना है। और पेपर 1 में कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत लोगों के पास होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी टाइम मैनेजमेंट के कारण छूट जाता है, तो क्योंकि आपको काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, टाइम बहुत ही कम है। तो इन सब चीज़ों पर आप फोकस करें तो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करें। बहुत लोग हैं कि पेपर प्रैक्टिस करके ही नहीं आते हैं, तो एग्जामिनेशन मान लो अगर आपका अगस्त में है तो आप कम से कम तो मेरे हिसाब से आपको 6-7 पेपर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अगर और कर सकते हैं तो बेटर, और टाइम में करना है। ये नहीं कि पेपर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। 2 घंटे आपको पेपर देना है तो 2 घंटे दे, फिर गैप ले, फिर पेपर 2 की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से अगर आपका फ्लो बना रहता है तो एग्जामिनेशन प्रेशर को भी आप हैंडल कर पाएंगे। सर पेपर 2 को कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए? सी पेपर 2 का प्रैक्टिस करना है, उसमें क्या है ना कि पेपर 2 में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे मार्क्स स्कोर करना है।
और उसके लिए जरूरी है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। बहुत लोग हैं जो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लिमिट बहुत ही कम होता है। तो पेपर अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है कि आपके जो ग्रामर का पोर्शन होता है, वो ग्रामर में आपको डायरेक्ट है, अगर आपने सही किया है तो उसको दुनिया में कोई भी काट नहीं सकता है। तो ग्रामर की आप प्रैक्टिस कर ले ताकि आपका जो ग्रामर है वो मजबूत हो जाए, और 25 मार्क्स में एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आपको आ जाए। फिर है एसए। एसए बहुत ही रिलेवेंट आता है, जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहा है उसी पे आता है। तो अगर आपने लेट से 50 to 60 टॉपिक्स का आपने एक प्रिपेयर कर लिया, लेआउट प्रिपेयर कर लिया, कुछ कोटेशंस, कुछ फैक्ट्स, कुछ एग्जांपल्स, कुछ डेटा, और साथ साथ में आपने प्रैक्टिस कर लिया एसए का, तो ऐसे हो जाएगा। आपको रिपोर्ट राइटिंग है या आर्गुमेंट राइटिंग है तो उसकी सही फॉर्मेट सीखें, अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। आर्गुमेंट में है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट, एक रिटन डिबेट है तो 4 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, 3 पॉइंट एटलीस्ट चलेगा। फिर उसमें एक कंक्लूजन दे ताकि आपको पूरा एक होलिस्टिक आंसर समझ में आए। तो यही कुछ बेसिक टिप्स हैं, इसको अपनाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। पेपर 2 में लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि उनको लगता है लास्ट डे तो लिख ही लेंगे, और लास्ट डे कभी नहीं लिखाता है। तो लास्ट वर्ड मेरा यही है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप कि अंकिता की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। बड़ा देर से परेशान भी थे, अंकिता के बारे में बता रहा था, उसमें बता नहीं पाए। ये एनसीसी कैडेट हैं, कहीं ना कहीं गर्ल्स इनसे इंस्पायर हो सकती हैं कि गर्ल्स को भी एनसीसी बीच में जबकि है तो लेना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस तरीके से आज की इस वेबिनार को हम लोग अब ऑफ करते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर आज आपके सर कुछ नहीं, आपसे एक रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, अगर समय हो तो सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर बोलो। हाँ सर, सर मेरा रिक्वेस्ट ये था सर, जैसा कि हम सभी बातें कर रहे हैं और आज का टाइम हम देख रहे हैं, सो व्हाट अबाउट सर इन्वायरमेंट सर, एज वी आर सीइंग दैट 5th June is few words on environment sir, and sir we are just organizing a quiz also on our channel, and through that is on our app, that is the BHU Pathshala app. So sir few words from your sides, it will be very sir precious for all of us sir. Thank you sir. This is a very pertinent topic which you have raised, and all of us are dependent upon environment in some or other way. But day by day what we are seeing that due to climate change and various other issues, environment is getting worse day by day. तो मेरा इसके बारे में क्या कहना है ना, कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट को सुधारना है, क्लाइमेट चेंज को करना है, लेकिन हमारे अब हम जो कुछ कर सकते हैं ना, बेसिक चीजें, जैसे लाइट्स को ऑफ कर दे, ठीक है, पानी का लिमिटेड यूटिलाइजेशन करे, साथ में अपने घर में हो सकता है तो आपको ट्रीज लगाए, अब ग्रीनरी को जितने ज्यादा लाइक करे, ये सब चीज हम नहीं करते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एनवायरनमेंट बचाना है, जब नहाने जाते हैं तो 10 बाल्टी से नहा लेते हैं और फिर बात करते हैं कि नहीं एनवायरनमेंट को बचाना है। तो एनवायरनमेंट के लिए ना मुझे लगता है कि ये ग्लोबल जितने भी आपको अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, या we are seeing so many conventions happening, all countries, we have activists like Greta Thunberg and all. But on our part, till the time every individual, we do not change our habits, the environment will not improve. And I'll end by Mahatma Gandhi, he said that there is enough on this earth for everyone's need but not for anyone's greed. So it is all about controlling our greed and focusing on our need so that we have a better environment. Thank you, sir. And sir, it's very it's very, sir, a matter of pride, or we can say just we are stepping our small steps towards, sir, making our environment a better place to live in this world. Sir, we are just planting, and sir, I also started. ओके, सॉरी सर, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज कट गई। मैं बात को कंप्लीट कर देता हूँ। एक्चुअली हम लोग जैसा आपको पता है कि हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने चला रखा है हैशटैग ट्री चैलेंज। हैशटैग ट्री चैलेंज में क्या होता है कि आप अपने यहाँ पौधा लगाओ और उस पौधे को लगा के आप पिक हमें भेजते हो, तो हम उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और उसमें उनका नाम मेंशन रहता है कि इन्होंने पौधा लगाया। ठीक है, तो अभी उसको हम लोग ने कन्वर्ट किया है थोड़ा डोनेशन पे। इस बार का ये है कि जो भी इस क्विज में टॉप 10 में आएगा तो उनको
हम लोग पेमेंट देंगे और उस पेमेंट से वो पौधा खरीद के पौधे लगाएंगे और फिर उस पौधे का पिक खींच के हमें भेजेंगे। तो एक तरह से एक इनिशिएटिव है कि बच्चे और जो भी व्यूअर्स हैं आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो एक तरह से हम लोग इन्वायरमेंट में एक तब्दीली लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपका ये इन्वायरमेंट का जो सजेशंस था कि हम लोग को शुरुआत अपने घर के द्वार से ही करना चाहिए, घर के द्वार से शुरुआत करनी चाहिए। चूंकि इन्वायरमेंट है तभी सब कुछ है, उसी से हवा है, उसी से पानी है, उसी से जीवन है, उसी से सब कुछ है। तो इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट पे थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। बाकी मैं प्रॉमिस करता हूँ सर कि अगर आपका गाइडेंस रहेगा और आप जैसे बहुत सारे लोग अगर गाइड करते रहेंगे हमें, तो हम लोग ऐसे इनिशिएटिव आगे भी ऑर्गेनाइज करेंगे और हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। और एज अ चैरिटी बेसिस, एज अ वेलफेयर, एज अ सोशल रिफॉर्म के तौर पे। तो इसमें बस आपका सहयोग बना रहे। बाकी आई होप कि हम लोग आगे बहुत अच्छा करें। बिल्कुल बिल्कुल, I'll contribute whatever possible. So you know, it's a great initiative in BHU. We had so many initiative. One of the initiative in which I was part was, you know, there was a campaign called Srishti Sanrakshanam, which is very famous in BHU. हाँ तो हाँ हाँ उसका जी, भी हाँ मैं जी। पार्ट रहा था, और आप लोग जो कर रहे हो ट्री चैलेंज बहुत ही अच्छा और नोबल इनिशिएटिव है, और हम लोग सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरे बिहाफ पे जो भी होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। सो विद दिस आई थिंक you know, environment is the end. We all are dependent upon environment. So with this message, I think we should end this webinar. It will be a great message to all the people who are listening to us. आज के वेबिनार का व्यूवर्स देखो, जो मैसेज है मोटी मोटा आपके दिमाग में बैठा लेना है। बारिश का मौसम है, अच्छी खासी बारिश पूरे भारत में हो गई इस बार। तो आप लोग गर्मी आने से पहले जो बारिश हुई है इसमें आप पौधे लगाइए अपने घर में, जहां भी स्पेस है। अगर घर घर में स्पेस नहीं है तो गमले में ही लगाओ, कम से कम आपके आंखों को सुकून मिलेगा ग्रीनरी देखोगे तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अपने घर में इस बार एक पौधे जरूर लगाना। जैसा कि आपके अभी हमारे सचिन सर का भी ये सजेशन है, तो आप लोग प्रॉमिस करो कि ये काम जरूर करोगे। तो कमेंट्स करके बताओ कि कौन कौन ट्री लगाने वाला है, और कमेंट्स करो #ट्री चैलेंज विद सचिन सर। एवरीवन कमेंट, अगेन आई एम सेइंग #ट्री चैलेंज विद सचिन सर। और इस लाइव सेशन को इसी के साथ हम लोग ऑफ करते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग नेक्स्ट सेशन इसको कंटिन्यू करेंगे विद बहुत सारे लोगों के साथ और नई नई चीजें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, अगेन एंड अगेन। और आज की लाइव सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। Thank you everyone for being with me. Thank you, sir. ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू सो मच मैडम। हाँ भाई दबे, अभी तो सर गए, अभी हम लोग बात कर सकते हैं। तो हाँ कश्यप सुनिए, और एक मिनट हाँ एक मिनट मेरा मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है